नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो 100 शानदार क्वेश्चन का ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें। काफ़ी ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह करवाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर 100 शानदार प्रश्नों को देखेंगे और अंत में कमेंट कर आप बताइएगा कि आपका सही कितना है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको बता दें कि प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड होता है। एग्जाम तक आपका अपलोड होता रहेगा, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो है नामचा बरुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन चारों में याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। लगभग 8248 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी परा और बिंद पहाड़ियों के बीच बहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी चेन्नई, पारादीप और तूतीकोरिन ये सभी भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का विशेष संरक्षित राज्य नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है 6 नंबर का कि निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पोषण स्तर में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हस्तांतरित होता है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? बताएं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। सभी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पाद स्तर से सर्वोच्च उपभोक्ता के स्तर तक जाने पर ऊर्जा की उपलब्धता में कमी आती है। इसलिए ऊर्जा की उपलब्धता के पिरामिड का प्रदर्शन सदैव जो है पिरामिड नुमा होता है। ऊर्जा जो है पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत जैसे अल्प विकसित देशों में परोक्ष कर वृद्धि की तुलना में प्रत्यक्ष कर वृद्धि को तरजीह दी जाती है, क्यों? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष करों का भार अपेक्षाकृत संपन्न वर्गों को सहन करना पड़ता है, जबकि परोक्ष कर का भार सामान्य नागरिक पर पड़ता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये। भारत में संचित निधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, राज्य की आय। आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि में प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी प्रकार के ऋण, संपूर्ण कर आय तथा संपूर्ण गैर कर आय शामिल किए जाते हैं। भारत की संचित निधि में राज्य की आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संचित निधि से अग्रिम धन निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के विकास में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत में 3 सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम बताएं आप, यानी घटते हुए क्रम में आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उड़ीसा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला देखते हैं कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ को कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य नहीं है बताएं? सही उत्तर हो जाएगा अधिक मूल्यों पर अनाज देकर गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये जो है लक्ष्य नहीं है। बाकी ये सभी इसके लक्ष्य हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, किसे नहीं रखा जा सकता है बताएं? 17 का सही उत्तर हो जाएगा विनिर्माण को जो है नहीं रखा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे लंबा निकास बेसिन कौन सा है? 18 का सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति होती है, कहां से होती है, किस स्थान से होती है बताएं? सही उत्तर हो जाएगा बेलाडीला से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से है। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे बताएं? अच्छा प्रश्न है। सही उत्तर 21 का हो जाएगा, याद रखना है तिरुवल्लुवर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न अगला है, बोगासकाई के अभिलेख में एक आहूत आर्य देवता हैं, बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम संगम साहित्य का आयोजन कहाँ किया गया था। 23 का सही उत्तर हो जाएगा मदुरै में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी चोल प्रशासन की विशेषता थी, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई। 25 का सही उत्तर हो जाएगा मौर्य। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। सही उत्तर हो जाएगा कुमारपाल की सभा को। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। तो सही उत्तर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था। क्या हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो सही उत्तर हो जाएगा तुलु वंश से था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा अफगानी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि मिनाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी। अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। सही उत्तर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी बलबन ने, बताएं। सही उत्तर 31 का हो जाएगा जिल्ले इलाही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाने में प्रयोग होता है। 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक कार्बन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसकी औचित्य सिद्ध करेगी। 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 35 नंबर का कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग क्या है, जंग बताएं। सही उत्तर 35 का हो जाएगा, याद रखना है आपको, ऑप्शन बी एक यौगिक है। अगला प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 36 नंबर का। प्रश्न है आपका सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व क्या होता है। 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए स्त्रियों की आवाज हमें पतली सुनाई देती है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि दिया सिलाई के निर्माण में निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग होता है। 37 का सही उत्तर हो जाएगा लाल फास्फोरस का। खनिज मिनरल्स क्या है, बताएं। 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, और कार्बनिक ठोस है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 6 से कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। संवेदनाहारी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, निम्न में से आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा N2O। क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, बताएं। सही उत्तर जो 41 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी। जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, ये जो है सही है, बाकी सब गलत है, ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। 42 का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा मुख गुहिका से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है आपका कि पेनिसिलिन में किसका संश्लेषण निरोधित होता है। 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु की कोशिका भित्ति का। प्रश्न है कि जल के अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है। 45 का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन आबंध। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में
विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? 46 का सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधा क्या करेगा? सही उत्तर जो 47 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन ई। यानी सिंचाई तथा उर्वरक के उपयोग का पौधे की वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है। उर्वरक का उपयोग सिंचाई के उपरांत किया जाता है, जिससे उर्वरक के अवयव तेजी से पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। सिंचाई के अभाव में उर्वरक के प्रयोग से, याद रखना है आपको, अति पराशरण के कारण जीव द्रव्य कुंचन के फलस्वरूप पादप की वृद्धि रुक जाती है और विनिष्ट भी हो सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक। निम्न विटामिनों में से कौन सी हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है, बताएं कहाँ होता है? 49 का सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ एवं वयस्क मनुष्य में रुधिर की कुल माप होती है, कितनी होती है रुधिर, बताएं? पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है, 5 से 6 लीटर। तो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। टाइफाइड तथा क्लोरेला विशिष्ट उदाहरण है। और साथियों, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि टॉपिक वाइज लाइए, करंट अफेयर लाइए, बिहार करंट अफेयर लाइए। तो परेशान मत होइए, आपका जल्द से जल्द ये सीरीज शुरू होने वाला है, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज, जो हर एग्जाम से पहले इस चैनल पे करवाया जाता है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरूर हम इसे शुरू करेंगे। बस साथियों, 2-3 दिनों के बाद ये आपका शुरू हो जाएगा, तो परेशान आप लोग मत होइएगा। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, बताएं किसका विशिष्ट उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा जलजन्य रोगों का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यू एंड मी अभियान जो है डेंगू से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2006 किससे संबंधित है? तो काफी ही इजी प्रश्न है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीएसटी। क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो सही उत्तर जो 54 का हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 4। बात करें भाग 1 किससे संबंधित है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार है। तो और भाग 4 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किस में निहित होते हैं? 55 का सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार में। प्रश्न अगला है कि भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? 56 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी। विधायी प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे 57 का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की 9वीं सूची की विशिष्टता नहीं है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर। पंचायत के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। अगला प्रश्न है कि क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल हो सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया था? 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यों के संघ पे। एक पंचायत के भंग होने पर कितना अधिकतम अवधि के भीतर चुनाव कराना चाहिए? तो आपको करवाए भी हैं। सही उत्तर हो जाएगा 6 माह के अंदर आपको चुनाव करना आवश्यक है। यह भी बात आपको याद रखना है, अगर नेक्स्ट चुनाव में मात्र 6 महीने का गैप है तो कोई आवश्यकता नहीं, तब वो आपका नया चुनाव होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह। सही उत्तर हो जाएगा कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन को क्या कर सकता है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा स्थगित कर सकता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न अगला देखेंगे हम लोग कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन कहाँ स्थित है?
65 का सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। याद रखना है क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर 66 का हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है। फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है? फ्रांस की संसद को हम लोग याद रखना है नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। डर्बी शब्द किससे संबंधित है? तो डर्बी शब्द का जो संबंध है वो याद रखना है घुड़दौड़ से है। क्या हो जाएगा घुड़दौड़। अगला प्रश्न है क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होते हैं? 69 का सही उत्तर हो जाएगा बॉक्सिंग पे लागू होते हैं। निम्न में कौन सा देश नाफ्टा का सदस्य है बताएं? सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो रीजनिंग का प्रश्न है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी विक्ट्री को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, सक्सेस को किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप हल करेंगे तो प्रत्येक में 3 जोड़ा गया है। अगर भी में 3 जोड़ेंगे तो आपका y आ जाएगा। आई में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो l आ जाएगा। तो उसी प्रकार s में 3 जोड़ा जाएगा तो v आ जाएगा। उसके बाद u में 3 जोड़ेंगे तो x आ जाएगा। c में 3 जोड़ेंगे तो f आ जाएगा। इसी प्रकार सही उत्तर 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न औसत से पूछा गया है कि x1 x2 x3 का औसत 14 दिया गया है, तो x2 और x3 का योगफल का दुगुना 50 है। x1 का मान पूछा गया है कितना होगा। अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 17। अगला प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि 10 प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे। तो कल के सेट में मैथ के क्वेश्चन नहीं थे, आज हैं। तो इस प्रकार से आपका मिक्सअप रहेगा, इसीलिए प्रत्येक दिन आपको सेट देखना आवश्यक है। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको बता देते हैं। मैथ के क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो कोई भी इसे संतुलित नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 4 हो जाएगा। 76 की बात करें तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1% हानि। 78 की बात करें तो 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 325। 79 की बात करें तो 79 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है ऑप्शन बी 2510 हो जाएगा। और मैथ के जो लास्ट प्रश्न है उसे हम लोग देख लेते हैं 80। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 80 का वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 5:4। अब हम लोग शुरू करते हैं फिर से जीके के क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, बताएं इसका सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा सर टीबी सप्रू के द्वारा जो है इसकी वकालत की गई थी। सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों के किस कार्य को नियंत्रित किया? सही उत्तर हो जाएगा उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 84 का सही उत्तर हो जाएगा 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 85 का सही उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन किसका है? भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उन्हें ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय के आकलन का प्रयास किया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है 87 का। आसान ही प्रश्न था, दादा भाई नेरोजी। अगला जो प्रश्न है 88 का हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? सही उत्तर 88 का हो जाएगा, याद रखना है आपको ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरी आपका जबलपुर में स्थित है, याद रखना है कहाँ है, ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 में हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था? सही उत्तर 91 का हो जाएगा अंग्रेजी को।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसमें आपको समय भी नहीं मिलने वाला है, ऑप्शन बी 1907। अगला प्रश्न है कि चापेकर बंधुओं ने 1896-97 ईस्वी में व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ की थी? सही उत्तर हो जाएगा पूना में की थी। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो 94 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा NM लोखंडे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 95 का कि भारतीय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1939 ईस्वी में मनाया था। प्रश्न है निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? 96 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? 97 का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। चीन और जापान के प्रचंड तथा विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? 98 का सही उत्तर हो जाएगा टाइफून कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन में है। अगला जो प्रश्न है वो आज का अंतिम प्रश्न है, 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा पालघाट। क्या हो जाएगा? पालघाट। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपका स्कोर 65 प्लस आ रहा है नेगेटिव काट कर तो आपकी स्थिति अच्छी है, और ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए और इस स्कोर को कम से कम आप 75 लेके जाइए, तब आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। 65 में स्थिति अच्छी है, 75 में आप पूरी तरह से सेफ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और शाम के 6 बजे के आसपास इस चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा और जल्द ही सुपरफास्ट रिवीजन भी शुरू किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों और ग्रुप में भी कभी कभी शेयर भी कर दिया करिए ताकि अन्य लोगों को पता चल सके। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।